दोस्त लोग। धन्यवाद। जी, जय बहुत भीम, ही नमो उम्दा बुद्धाय। बातें बताई दीपक जी आपने। बाबा साहब हमें केवल समानता या हमें उठाना ही नहीं चाहते थे, बल्कि हमारे अंदर एक चेतना जागृति पैदा करना चाहते थे। हमें विपरीत परिस्थितियों को अपनी पॉजिटिव परिस्थितियों में स्वयं तब्दील करना पड़ेगा। अत्यधिक उपभोग के मार्ग पर हमें स्वयं आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारा दीपक कोई और नहीं, हमें स्वयं बनना पड़ेगा साथियों। तो बाबा साहब ने हमारे उत्थान के लिए मुक नायक अखबार शुरू किया था, जिसके पहले संस्करण में उन्होंने लिखा था कि हिंदू धर्म विषमताओं का मूल है। हिंदू धर्म एक मीनार की भांति है और एक जाति एक मंजिल के समान है। एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। जो जिस मंजिल पर पैदा हुआ है उसे उसी मंजिल पर मरना पड़ता है। निचली मंजिल का व्यक्ति चाहे कितना भी लायक क्यों ना हो, अतः उसे उसी मंजिल पर दम तोड़ना पड़ता है। ये हिंदू धर्म या जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं उस धर्म की कुरीतियां हैं। इसी का जो रूप हमारे साथी श्री दीपक जी ने बताया कि हम चाहे कितनी भी हायर एजुकेशन ले लें, कितनी भी उच्च पद तक पहुंच जाए, हमें हमारा आईना दिखाया जाता है। ये उनकी संस्कृति के अनुसार होता है। उस परिस्थितियों को हम लोगों को बदलना होगा। आपसी भाईचारा और आपसी संगठन को मजबूत करते हुए, इस डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क को संगठित करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। साथियों, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं साथियों, ये आपको यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है। तो मैं आगे साथी स्वाति बागड़े जी से रिक्वेस्ट करूंगा। स्वाति जी, आप बाबा साहब से जो जो बाबा साहब हमें बताना चाहते थे उस मार्ग को आप बताएं, क्योंकि आपने बाबा साहब को स्टडी किया है। इसके बाद समय का थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद जो आज के अध्यक्ष श्री MC चंवरिया सर अपनी बात रखेंगे। स्वाति बागड़े जी, प्लीज आप अपनी बात रखें। सर मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सिर्फ 1 मिनट जी जी इजाजत। जी। सर अभी मेरे भाई दीपक जी ने कहा कि हायर एजुकेशन। सर मैं प्रेजेंट में मेरा अभी क्या एमएड चल रही है, तो मेरा 2nd सेमेस्टर हो गया था और 2nd सेमेस्टर में मैं क्लास में टॉपर था। लेकिन जब इन्होंने प्रमोटेड किया तो इन्होंने ओनली मेरे नंबर 27 4 विषयों में रखे, और जो बच्चे लास्ट थे ना उनके 40 45 52 50 रखे। तो क्योंकि वहां पे जो नंबर रखने वाले बिगर एग्जाम के हैं, तो वो द्विवेदी जी हैं, पांडे जी हैं, शुक्ला जी हैं, और वो बड़े हायर, वो ये चाहते हैं कि ये SC वर्ग का कोई भी बालक टॉपर ना बने और हमारे बच्चे से आगे ना निकले। तो मैंने जी अभी बिल्कुल। ये देखा है सर, मैंने अब प्रेजेंट में मैं देख रहा हूँ इस बात को। ये जातीय व्यवस्था की कुरीति के कारण होता है डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं है। ये यही हमारे लिए एक चुनौती है। हमें इसको अब जिस तरह से बाबा साहब ने इसको तब्दील किया था हायर एजुकेशन लेकर, अपना कद हम इतना बड़ा कर लें कि सामने वाला अपना सर ऊंचा करके हमारी तरफ देखे। तो मकसद यही है। तो मैं वापस जाता हूँ स्वाति बागड़े जी के पास। स्वाति बागड़े जी, आप अपनी बात रखें प्लीज। जय भीम, नमो बुद्धाय आप सभी को। मैं जय भीम, बाबा नमो साहब बुद्धाय जी। के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हजारों साल नर्सिंग अपने बेनुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल लब से होता है चमन में दीदार पैदा। यह पंक्ति भारतीय संविधान के शिल्पकार, कृषि तज्ञ, कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनके बारे में लागू होती है। भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विख्यात इस सत्य को अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपनी 300 साल के समय से सबसे दुनिया में बुद्धिमान विद्यार्थी का किताब दिया। मुझे लगता है कि बाबा साहब जी का जो घर था मुंबई में स्थित राजगृह, यह नोबल से गिफ्ट है भारत के लिए, क्योंकि लोग रहने के लिए घर बनाते हैं, लेकिन पुस्तकों के लिए घर बनाने वाले पहले शख्स बाबा साहब आम्बेडकर थे, जिसमें कुल 7 लाख किताबें हैं। यह विश्व में पाए जाने वाला आश्चर्य ही है। सन 1929 की बात है, जब AM आर्कनी, जो एडिनबरो के एक यूरोपियन विद्वान थे, जिन्होंने राजगृह को भेंट दी थी। उस समय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर घर पर ही थे, जिनने
इस बात करने के बाद जब उन्होंने ग्रंथालय को अंदर से देखा, जब उनके मुंह से शब्द निकला, इतनी बड़ी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी और वो आए और देखा तो मतलब आश्चर्यचकित रहे। Oh God, I can dream. I can imagine. I saw a wonderful library and wonderful men. What is a splendid thing in the world. A noble gift to India that is Rajgira and Dr. Babasaheb Ambedkar and highest temple of knowledge and a holiest worship. दुनिया के पीठ पर इनके जैसे भव्य तथा विशाल खुद का व्यक्तिगत ग्रंथालय किसी का भी नहीं होगा। भारत में जब भी बहुत लोगों के खुद के ग्रंथालय थे, तब वो बहुत ही धनवान थे, लेकिन बाबा साहब ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने एक एक पैसा जैसे कमा कर उन्होंने ग्रंथालय का निर्माण किया था, जिसमें वो राजगृह था, जिसमें बाबा साहब किताबों पर अति प्रेम करते थे, जिनसे मालूम पड़ते कि वो कितना लगाव था अपनी किताबों से और पढ़ने में बहुत ही। बाबा साहब जब परदेश में पढ़ाई खत्म करके वापस लौट रहे थे, तब एक पूरा जहाज उनकी किताबों से भरा था। उस जहाज में 2-3 किताबें जब समुद्र में गिरती है, तब बाबा साहब बोलते हैं, अरे यह किताबें नहीं, मेरे शरीर से बहने वाली खून की 2-3 बूंदियां गिरी है। इस किताबों के प्रति उनकी श्रद्धा मालूम पड़ती है। दूसरे उस समय हिंदू विश्वविद्यालय के पंडित मदन मोहन मालवीय ने बाबा साहब को कुछ किताबों की मांग की, जो कि उसके बदले बाबा साहब को 5 लाख रुपए मिलने वाले थे, पर फिर भी आम्बेडकर जी ने उसे ठुकराया। बाबा साहब आम्बेडकर के गुरु महात्मा फुले भी बोलते हैं, जिसके पास विद्या है और वह आदमी पूरे विश्व में छा जाता है। बाबा साहब आम्बेडकर अपने प्राणों से भी किताबों पर प्रेम करते थे। एक जगह पर वह बोलते हैं, अगर मेरे घर की नीलामी किया जाए और कोई व्यक्ति शक्ति बल से मेरी किताबों को छूने की कोशिश करे, तो उस व्यक्ति को मैं उसी जगह जख्म कर दूंगा। इस बात से बाबा साहब आम्बेडकर जी की किताबों के प्रति श्रद्धा और निष्ठा दिखाई देती है, और किताबों को चोट न आए इसलिए किसी को मारने वाला किताब प्रेमी शायद आम्बेडकर ही होंगे, बाबा साहब आम्बेडकर ही होंगे, जिन्होंने हमारे समाज के लिए, हालांकि समाज के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे, जो महिलाओं के लिए हो गया, मतलब सब लोगों के लिए उन्होंने बहुत सा काम किया, और शायद हम लोग बहुत ही ऋणी है, बाबा साहब ने इतना कुछ किया और उन्होंने पढ़ाई पर बहुत ही जोर दिया, जिससे आगे समझ पढ़ाई करेगा तो जैसे तभी बढ़ेगा करके। तो मैं बहुत मानती हूँ, और डॉक्टर प्रवीण सर को भी मैं बहुत मानती हूँ, जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि जहाँ वो रहते वहां पर ही स्टूडेंट का जैसे कोचिंग नहीं ले रहे, मतलब जैसे ऑल इंडिया में जितने स्टूडेंट जुड़ रहे तो सबको सर पढ़ा रहे और सबको साथ में लेके चल रहे और एक प्रतिभावान व्यक्ति बना रहे सर, और सबको काबिल बना रहे। धन्यवाद सर। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वाति बागड़ी जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई। साथियों, दुनिया में अगर व्यक्तिगत कोई लाइब्रेरी सबसे बड़ी मिली थी तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की थी। बाबा साहब ने कहा था कि अगर आप 2 रुपए प्रतिदिन या महीने में कमाते हैं, तो कम से कम उसके 2 रुपए में से 1 रुपए की आप अपने जीवन जीने के लिए यूज करें, बाकी 1 रुपए का आप पुस्तक खरीदें, उन पुस्तकों का अध्ययन करें, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से दलित समाज, हमारा समाज सर्वांगीण विकास कर सकता है। इसलिए बाबा साहब ने दलित छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान स्थापित किए, जैसे पीपल एजुकेशन सोसाइटी, सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद, सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ। बाबा साहब के इसी मार्ग को डैन परिवार आगे बढ़ाने का भरपूर प्रयास कर रहा है। साथियों, डैन परिवार के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर प्रवीण कुमार जी के
अथक प्रयासों से दीप कोचिंग सेंटर के माध्यम से आप जो सिविल सर्विस की तैयारी बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। अभी 16 जनवरी से नीट की प्रिपरेशन जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं साथियों, ये बाबा साहब का मार्ग डॉक्टर प्रवीण कुमार जी के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। हम लोग अगर उस मार्ग को साहब की तरफ बढ़ा नहीं सकते तो साहब के साथ जरूर खड़े हो जाएं, इस संगठन को मजबूत करें और इस संगठन इस कारवा को जन जन तक पहुंचाने का काम करें साथियों। अभी हमारे साथ में दो साथी और हैं जो अपनी बात रखने के लिए तैयार हैं, जिनको टास्क दिया गया था लास्ट रविवार, प्रियंका जी और भारती जी। प्रियंका जी और भारती जी, आप तैयार रहे अपनी बात रखने के लिए, मगर समय ज्यादा हो चुका है तो हम संक्षिप्त में आज के जो अध्यक्ष महोदय श्री MC चंवरिया जी की बात सुनना चाहेंगे। तो श्री MC चंवरिया सर, प्लीज आप अपनी बात रखें। आज के सशक्तिकरण संवाद पर आप अपने विचार व्यक्त करें। श्री MC चंवरिया सर। धन्यवाद भीम सिंह जी। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मिहिरचंद चौरिया डॉक्टर प्रवीण जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ही अवसर हम सबको मिलकर संवाद करने के लिए दिया है। इससे उनकी टीम, जैसे अगर आप देखते हैं भीम सिंह जी या बाकी साथी जो भी हैं, वो वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। और सारे वो साथी जो सुबह सुबह समय निकाल के संवाद में शामिल होते हैं, वो निश्चित तौर पर धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों, हम अपने महापुरुषों के प्रति भी बहुत कृतज्ञ हैं। मैं उस पर विस्तृत नहीं जाऊंगा, आज मेरा वो टॉपिक नहीं है, पर निश्चित तौर पे हम कृतज्ञ हैं कि अगर वो नहीं होते तो शायद आज हम ये काम नहीं कर रहे होते जो हम कर रहे हैं। तो हम सब उनके प्रति भी कृतज्ञ हैं कि हमें ये मौका मिला। अब हमारे उत्तरदायित्व का प्रश्न आता है साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, अभी बहुत ही बढ़िया तरीके से मिस्टर दीपक और स्वाति बागड़े जी ने बहुत बढ़िया से अपने विचार रखे। मैं एनकरेज करूंगा कि बाकी साथी भी 1 बाय 1 करके जब जब उनको मौका मिलता है वो स्टडी करें और अपने विचारों को शेयर करें। ये एक बहुत बढ़िया तरीका है जो हमने शुरू किया है। इससे हमें डिफरेंट दृष्टिकोण से बाबा साहब को जानने का और मौका मिलता है। तो ये निश्चित तौर से यही एक रास्ता है जिसपे सब लोग हम मिलकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर राजकुमार जी ने जो भी बताया है, और हमारे करीब करीब सभी साथियों को कहीं ना कहीं वो अनुभव है कि एक समस्या रही है और वो समस्या आज भी विद्यमान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर साथियों, इस पर बस मैं इतना सा ही कहना चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया से भीम सिंह जी ने उसको एक्सप्लेन भी किया है कि हम उन महापुरुषों के वंशज हैं जिन्होंने ये प्रूव करके दिखाया है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति के अंदर भी अगर आपके इरादे बुलंद हैं तो आप रास्ता निकाल सकते हैं। और वो हमें जो रास्ता बता के गए हैं, हमें उस पर चलते हुए अपने बाकी साथियों को, बाकी लोगों को जो इस स्थिति में भी नहीं है कि इन चीजों को समझ सकें कि क्या हो रहा है, हमारा उत्तरदायित्व है कि हम सब उस चीज को समझें और अपने आप को सशक्त करते हुए चलें, जिससे हम उनके लिए एक हौसला बन सकें, उनके लिए एक आशा की किरण बन सकें। यही डैन परिवार का जो है मूल उद्देश्य है कि हम सब लोग मिलके, हम और आप मिलके अपने आप को धीरे धीरे सशक्त करें ताकि बाकी साथियों को भी हम ये हौसला दे सकें कि ये पॉसिबल है। साथियों, मैं आज के विषय पे आता हूं कि हमने पिछली बार जो चीजें डिस्कस की थी उसमें हमने कुछ चीजें अपनी कोशिश की थी। भीम सिंह जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी सर, दिखाई दे रहा है। शिक्षा उद्यम धम का त्रिकोण दिखाई दे रहा है सर। थैंक यू। तो साथी मुझे सहयोग करेंगे क्योंकि मैं इस सॉफ्टवेयर पे थोड़ा सा मैं भी सीख रहा हूँ। साथियों, हम पिछली बार ये बात डॉक्टर प्रवीण ने बहुत बढ़िया तरीके से बताई थी कि शिक्षा, उद्यम और धम का एक ट्रेंगल है जिसपे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं डैन के माध्यम से। बहुत सारे फील्ड हो सकते हैं, बहुत सारा आदमी का अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं जिन पे काम की आवश्यकता है, लेकिन हम जो बेसिकली फोकस कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि शिक्षा के माध्यम से उद्यम और धम्म को लेके इन दोनों चीजों से जोड़ते हुए, अपने जीवन में जोड़ते हुए हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। जिसमें जो शुरू के एपिसोड रहे हैं उसमें डॉक्टर प्रवीण ने बहुत बेहतर तरीके से बताया है अष्टांगिक मार्ग को, और वो सब मैं उस पर नहीं जाऊंगा, पर वही चीज, वही हमारी आउटलाइन है जिन पे हम आगे की सारी चर्चाएं करते हैं। हम जिस पे अभी शिक्षा की, जैसे दो साथियों ने अपनी बात रखी, जो उन्होंने सीखा वो हमसे शेयर किया। तो साथियों, धम्म के बारे में जब बार बार बताया है डॉक्टर प्रवीण जैसे बताते हैं कि ये आचरण है हमारा,
कि जो हमें खुद मानवीय बनाता है और पूरी जो सृष्टि पे जितने भी प्राणी हैं, नॉट ओनली मानव, मानव का तो है ही है, उन सबके प्रति संवेदनशील होते हुए हम कैसे कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं, वो मूल उद्देश्य है जिसके लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ जो उद्यम का आज हमारा है जो मूल विषय है कि हमें उद्यमी बनना है, हमें उद्यम के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। धर्म के साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते हुए हमें उद्यम की तरफ जाना है और उसका मूल उद्देश्य जो मैं समझ पाया हूं साथियों, अगर हम बहुत पुराने समय से भी जाएं, जो हम इतिहास पढ़ते हैं कि मानव जब धीरे धीरे विकास कर रहा था और आप देखेंगे कि उसके बाद समूहों में रहना शुरू किया, तो जो भी साधन आदमी के जीवन के लिए जरूरी हैं, उन साधनों को जुटाना मानव का एक उत्तरदायित्व भी है। और बाकी लोग, क्योंकि देखिए एक प्रक्रिया है समाज में, चाहे पहले या आज, सारे लोग इतने सक्षम नहीं होते कि वो अपने लिए इवन देन भरण पोषण भी कमा सकें। जैसे बच्चा है, छोटा है, तो छोटा बच्चा तो नहीं कर सकता ना कुछ, तो किसी को करना होगा। एक एज के बाद, आदमी की एक एज है 60-70, जो भी फिजिकल फिटनेस है, उसके बाद वो नहीं कर सकता। लेकिन ये दोनों ही लोग समाज का हिस्सा तो हैं। और अन्य लोग हैं, कुछ किसी बीमारी की वजह से, किसी और फिजिकल मेंटल चैलेंज की वजह से हो सकते हैं, लेकिन वो सब समाज का हिस्सा हैं। तो होता क्या है कि कुछ लोगों का उत्तरदायित्व है कि वो अपने लिए भी वो सब कार्य करें जो आवश्यक है और वो बाकियों को भी शेयर करें। यही जो विचार है, ये वो विचार है जिसमें आदमी जो सक्षम है वो दूसरों के कल्याण की बात करता है। और यहीं से उद्यम भी इससे जुड़ा हुआ है, एक ही पहलू है कि जो व्यक्ति अपने लिए कुछ अच्छा कर सकता है वो औरों के लिए भी कर सकता है। जैसे आप देखते हैं कोई फिजिकल मजबूत आदमी है, अगर कहीं वो जा रहा है, जवान है, तो वो किसी को मदद भी कर देता है, किसी का सामान उठा के रख सकता है, किसी को चढ़ने में मदद कर सकता है, पर उसको पहले खुद फिजिकल होना जरूरी है। और यही चीजें बाकी चीजों पे, शिक्षा पे भी यही लागू होता है। यही चीज जो है उद्यम में भी लागू होती है कि पहले हमें करना है और हमें वो रास्ता दिखाने का प्रयत्न करना है, भले ही वो छोटा सा है, जिसपे चल के कुछ लोग उस तरफ आगे बढ़ सकें। तो हमारा सामूहिक प्रयास यही है, चाहे ये सशक्तिकरण संवाद है, चाहे शिक्षा है और चाहे उद्यम है। तो हम बात करेंगे आज कि उद्यम की हम बात करते हैं तो उद्यम बेसिकली हमारे डैन परिवार के हिसाब से, जो डॉक्टर प्रवीण जिसको अक्सर शेयर करते हैं कि वो क्या है उद्यम। तो दोस्तों, डैन सशक्तिकरण मार्ग के अनुसार जो हम बात करते हैं, या जो एक्चुअल में है, डैन एक माध्यम है, जो सत्य है कि उद्यम मुनाफाखोरी या जमाखोरी का साधन नहीं है। उद्यम को हम सीधे बिजनेस पे आते हैं और बिजनेस से फिर हम पैसे की बात को सोचते हैं। और कई बार ऐसा लगता है, जो एक समाज में दिखाई देता है कि बहुत बड़ा बड़ा पैसा कमाना, उसको इकट्ठा कर लेना कई पीढ़ियों तक, या सारे साधनों पे अपना कब्जा कर लेना, शायद ये जो है उद्यमी होना या व्यवसायी होना है। पर साथियों, मूल उद्देश्य ये नहीं है उद्यम का। और उस उद्यम की हम बात कर रहे हैं जो धर्म सम्मत हो। हम अल्टीमेटली घूम के वहीं आएंगे, हमारे जो बेसिक चीजें हैं उनसे हम आउट नहीं जाएंगे। तो वो क्या है उद्यम? उद्यम का मुख्य उद्देश्य है बेहतर समाज, क्योंकि हम उसी का हिस्सा हैं, हमारा परिवार भी उसी में आता है, हमारी सराउंडिंग भी उसी में आती है और सब लोग उसी में आते हैं। इवन देन चाहे वो हमारे विरोधी भी हैं, वो भी समाज का हिस्सा हैं। तो बेहतर समाज, उन्नत राष्ट्र जिसमें हम रहते हैं, उसकी उन्नति होगी तो सबको उसका लाभ मिलेगा। तो वो भी एक उद्देश्य है। उद्यमियों का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी राष्ट्र के उन्नत होने में। आज ये पूरी दुनिया इस चीज को जानती है। आप कहीं भी गूगल कर सकते हैं, आप लोग सब साथी जानते होंगे, देखते होंगे कि जो एडवांस कंट्रीज हैं, जिनको हम विकसित राष्ट्र कहते हैं, उनमें उनके उद्यमों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो उन्नत राष्ट्र, श्रेष्ठ व्यक्तित्व, जो अल्टीमेट किसी भी मानव का एक उद्देश्य होना चाहिए, जिसकी बात अभी कई साथियों ने भी कही, दीपक ने, डॉक्टर राजकुमार जी ने, वीर बागले जी ने उन बातों को कहा कि हमें अपने आप को अपग्रेड करना है जानकारी से दूसरी। तो उद्यम साथियों ये है कि एक बेहतर समाज, उन्नत राष्ट्र और श्रेष्ठ व्यक्तित्व के लिए हम उसे साधन बनाएं, जिससे कि हम अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का और अल्टीमेटली राष्ट्र को वो चीजें दे सकें जो आवश्यक हैं। जिसको बात कही गई है कि जो हम बात करते हैं दुख है, और दुख के निवारण की जो बात करते हैं, यानी कि जो भी समस्याएं किसी तरह की भी, उनके समाधान की जो हम बात करते हैं बुद्धिज्म के अनुसार, कि उसका हम हिस्सा बने, हम उस समाधान में अपना योगदान दें। उद्यम एक उस रूप में भी आता है। अब साथियों, बात चलती है कि ठीक है, उद्यम के लिए आवश्यकताएं कुछ पड़ेंगी। तो मूल रूप से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं,
मैं साथियों से ये भी कहूंगा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकती है, क्योंकि ये कोई एंड नहीं होता है किसी भी चीज को, सिलेबस है। मेरी जो ओपिनियन है, मैं जो स्टडी कर पाया हूँ आपके सामने रख रहा हूँ, इसमें और चीजें भी ऐड करने की गुंजाइश है, वो हमेशा रहती है। तो साथियों, उद्यम की अगर हम बात करें आज के परिप्रेक्ष्य में, तो सबसे पहले जो आवश्यक लगता है हमें, वो आवश्यकता है इन तत्वों की। कई बार हमको यही पता नहीं होता कि आवश्यकता क्या है, और हम कुछ और चीज को आवश्यकता समझ बैठते हैं, और वो हमें कई बार डराती है या हमारे कदमों को रोकती है। साथियों, जैसे मैं इस बात को ये भी जोड़ना चाहूंगा कि अभी साथियों ने जिस समस्या की बात की कि बहुत बड़ी समस्या है, उस समस्या का समाधान करके ही, चाहे महात्मा फूले हों, चाहे तथागत बुद्ध हों उनसे पहले, और चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हों, उन्होंने उसका समाधान ही तो हमें बताया कि ये बड़ी समस्या है, लेकिन इसका समाधान संभव है। और ये भी बताया, जो बुद्धिज्म हमें सिखाता है, कि कोई और हमें समाधान करने नहीं आएगा। शायद डॉक्टर अम्बेडकर अब दोबारा नहीं आएंगे, शायद तथागत बुद्ध किसी और रूप में आ सकते हैं, लेकिन अब नहीं आएंगे। तो फिर क्या होगा? उन्होंने जो हमें रास्ता दिखाया, हम सब मिलकर उस पर आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। वही हम प्रयास कर रहे हैं। हम उनके जैसा होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके बताए हुए रास्ते पे अपना उत्तरदायित्व निभाने की बात कर रहे हैं। तो वही समाधान है साथियों, क्योंकि जो समस्या है उसका समाधान भी वही छुपा होता है। आज जो कुछ हमारे साथ दिक्कतें हैं, उनका समाधान हमें ढूंढना होगा। अब क्या होता है? उद्यम के लिए चाहिए व्यवसायिक मानसिकता। सबसे जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति को अगर उद्यमी बनना है, तो पहले दिमागी रूप से मानना पड़ेगा कि यस, मुझे एक उद्यमी बनना है, इर्रेस्पेक्टिव, भले ही इस बात को बिना सोचे कि उसके पास साधन क्या है। साधन सेकेंडरी चीज है साथियों, पहले मानसिकता है कि मुझे व्यवसायी बनना है, उद्यमी बनना है। साहस, बड़ा करने का जुनून बहुत जरूरी है। बिना साहस के काम नहीं होगा। हमें कुछ बड़ा सोचना है। केवल अपना पेट भरना, अपने परिवार का पेट भरना या अपनी समस्याओं को दूर करना, उससे काम नहीं चलेगा। एक उद्यमी वो होता है जो किसी भी समस्या को देख के उसके समाधान में कूदता है और सोचता है कि मुझे इसका कुछ समाधान का हिस्सा बनना है। तो वो बहुत जरूरी है कि हम बड़ा सोचें। दृढ़ संकल्प और पक्का इरादा बहुत जरूरी है। किसी काम के लिए भी जरूरी है, लेकिन उद्यमी होने के लिए तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो इसलिए दृढ़ संकल्प, नहीं, मैंने जो तय किया है मुझे अल्टीमेटली वो पाना है, ये पक्का इरादा होना बहुत जरूरी है। दूरदृष्टि बहुत जरूरी है कि एक दिन में काम नहीं होगा। किसी भी चीज को हम लेके चलते हैं, जैसे डॉक्टर प्रवीण डैन परिवार को लेके चल रहे हैं, आप लोगों ने भी अपने डिफरेंट फील्ड में जो भी काम अपने लिए करते हैं, परिवार के लिए, समाज के लिए, तो आपकी भी दूरदृष्टि होती है कि अगर आप स्टूडेंट हैं कि 2 साल में ये हो जाएगा, 5 साल बाद ये होगा, जब मैं और सक्षम हो जाऊंगा तो मैं अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए करूंगा। तो दूरदृष्टि का होना बहुत जरूरी है। और अनुशासन, बिल्कुल, उद्यमी को तो अनुशासित, स्व अनुशासित होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, इन पे बड़ी बातें हो सकती हैं। अनुशासन 2 तरह के होते हैं। एक वो अनुशासन है जो हमें मानना ही पड़ेगा, जिसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं है। वो अनुशासन आदमी को एक साधारण व्यक्ति बनाता है। अगर मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, साधारण भाषा में बात करूं कि एक व्यक्ति समाज में बिना कपड़ों के नहीं रह सकता, ये अनुशासन का हिस्सा है। ये कोई और अनुशासित कर देगा उसको, उतना तो उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उसने मिनिमम कपड़े पहन लिए तो ये हो गया अनुशासन जो उसे मानना होगा। अब स्व अनुशासन में आता है, अब वो कैसे बेटर होता है, अपने कपड़े प्रेस करता है, थोड़े बेटर होता है, ग्रूमिंग करता है, ठीक से दिखता है, नेल काटता है, बाकी चीजें। वो जरूरी नहीं है कि ये काम करे तो, लेकिन ये अपने आप को अपग्रेड करता है, यानी कि ये अनुशासन जो है स्व अनुशासन है। तो उद्यमी को तो अनुशासित खुद ही होना पड़ेगा। जॉब में हमें कोई और अनुशासित कर देता है, इतने बजे जाना, इतने बजे आना, लेकिन उद्यमी के साथ ये नहीं होगा। तो अनुशासन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और धैर्य रखना होगा, क्योंकि उद्यम रातों रात नहीं होता साथी। हम कुछ आजीविका कमा सकते हैं, सुबह गए, मंडी गए, कुछ सामान ले आए, सेल आउट कर दिया, या हमने कोई और दूसरा काम कर लिया। हम पढ़े लिखे हैं तो कुछ और काम कर लिया, तो हम कुछ टेम्परेरी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा काम करना है, आपको उद्यमी बनना है, तो धैर्य सीखना पड़ेगा और कठिन परिश्रम के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये कुछ चीजें हमें सीखनी ही पड़ेंगी। अब जो असली चीजें आती हैं, कुछ जो हमें दिखती हैं, जिनको हम पहले तौर पे सोचते हैं कि भाई ये चीजें दिक्कत पैदा करती हैं, वो चीजें आती हैं दोस्तों ये कि हमें ज्ञान चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए, जिस काम को हम करना चाहते हैं, जिस उद्यम को हम करना चाहते हैं। निश्चित तौर पे हमें उसकी जानकारी चाहिए, उसकी शिक्षा चाहिए, बिना उसके काम नहीं होगा। हमको वित्त चाहिए, फाइनेंस की आवश्यकता पड़ेगी, बिल्कुल। अगर बड़े स्केल पे कुछ भी आप करना चाहेंगे तो वित्त की आवश्यकता होगी, बिल्कुल होगी। अगर उद्यम की बात करेंगे तो आपको बाजार को भी देखना पड़ेगा, लोग क्या कर रहे हैं, आवश्यकता क्या है, किस तरह की चीजों की आवश्यकता है लोगों को, वो सब चीजें देखनी पड़ेगी।
उपभोक्ता, ग्राहक आपकी सर्विसेज हैं या आपका प्रोडक्ट है या आप जिस भी फील्ड में उद्यम में जाना चाहते हैं, उसका जो कस्टमर है, उसका उपभोक्ता है, जो अल्टीमेट उसको इस्तेमाल करेगा, उसका और एक बड़े सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। इन चीजों की आवश्यकता होगी, नो डाउट, परंतु ये सब चीजें धीरे धीरे मैनेज की जा सकती है, शिक्षा ग्रहण की जा सकती है, सीखा जा सकता है, वित्त की व्यवस्थाएं होती हैं दोस्तों, बहुत सारे तरीके हैं। मैं आज, क्योंकि मुझे निश्चित समय में बात करनी है तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर हम आप भी जानते हैं कि बड़ी बड़ी बिजनेस ओनर जो आज दिखाई देते हैं, उनके पास, उनके फोरफादर्स के पास बहुत पैसे नहीं थे। जब कोई उद्यमी स्टार्ट करता है तो पहले विचार से शुरू करता है, अपने वो जो मैंने पहले पेज पे जो चीजें की हैं, पहले वो उनको अपने अंदर भरता है और फिर एक डिटर्मिनेशन करता है कि मुझे ये करना ही है। तो देखिए, बाबा साहब ने जब ज्ञान अर्जित करने की बात की, अपने लोगों को रास्ता दिखाने की, तो वित्त कहां था? कुछ भी नहीं था उनके पास तो। और हम सब जानते हैं कि विदेशों में शिक्षा लेना, पढ़ना, स्टडी करना, उसमें सब में फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, परंतु उनके आड़े नहीं आया, उन्होंने उस चीज को देखा ही नहीं और रास्ते निकले। तो उद्यम के अंदर भी वित्त जो है आवश्यक है, लेकिन पहले दिन से नहीं है, क्योंकि एक साधारण आदमी को लगता है कि अगर उद्यम का मतलब बिजनेस, और बिजनेस के लिए पहले पैसा चाहिए, और पैसा नहीं है तो हम नहीं कर सकते, यही सरेंडर कर देते हैं। तो मैं वो चीज क्लियर करना चाहता हूं साथियों, ये सेकेंडरी आता है। अब दोस्तों, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, क्यों कि जो चीजें हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो सब चीजें हमें मिलेंगी। पर मैं यहाँ एक छोटी सी एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं, जो मैंने जो है जूनियर हाई स्कूल के अंदर पढ़ी थी। एक किताब में मुझे पढ़ने को मिली थी, वो मैं शेयर करता हूं आपसे, कि जो हम बात करते हैं उद्यमी होने की, हम बात करते हैं व्यवसायी होने की, या कुछ बड़ा करने के लिए, जिसमें हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज और अल्टीमेटली राष्ट्र जिसकी हमने बात की, उसको कुछ दे सकें, उसकी समस्याओं का समाधान कर सकें, उसका हिस्सा बन सकें, तो उसमें किस तरह से विचार काम करता है। जब मैं वो स्टोरी मैंने पढ़ी थी तो मुझे कुछ पता भी नहीं था कि उसका मतलब क्या है। छोटे बच्चे जैसे पढ़ते हैं, रटते हैं, उस पर आगे निकल जाते हैं, लेकिन मैं आज बहुत दिनों से जब उसको देखता हूं तो स्टोरी दोस्तों ये है शॉर्ट में, कि एक बच्चा होता है जो बहुत बड़ा नहीं है, टीनेजर उसको बोल सकते हैं आप, 10, 12, 15 साल, कुछ भी, घर की हालात नहीं है, गाँव देहात में रहता है, और उसके पास कोई साधन नहीं है कि वो अपनी जीविका चला सके, क्योंकि तो बच्चा है। परिवार में आप जानते हैं कि हम लोग ज्यादातर जो साधारण आदमी रहे, उनके पास कोई साधन नहीं होते हैं। तो उसको विचार आया कि मुझे कुछ बड़ा करना है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। मुझे ऑर्डिनरी तरीके से नहीं करना है कि बड़ा हो गया, मैं मजदूर बन गया, थोड़ा सा कुछ काम करके अपना आधा अधूरा पेट भरूं। मुझे कुछ ऐसा करना है जिसकी हम बात कर रहे हैं साथियों, कि मुझे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, सराउंडिंग के लिए कुछ बड़ा करना है कि मैं सहयोग कर सकूं। अब देखिए, कम एज है, साधन नहीं है, वो सोचता है, लेकिन विचार आता है। जब विचार आता है तो ये कुदरत ने दिमाग हमें दिया है अनलिमिटेड पावर के साथ, उसको एक आइडिया आता है कि ठीक है, कुछ करता हूं। अब उसके पास कुछ नहीं है, केवल एक विचार है। अब वो घर से निकलता है और उसको देखता है बाहर, कि बाहर एक चूहा मरा पड़ा है रास्ते में। चूहा जो मर गया या मार दिया, या जैसे भी एक्सीडेंट से चूहा मरा हुआ है, उसने उसको एक धागा, रस्सी कोई पड़ी कूड़े से उठाई, उसको बांधा, और एक लकड़ी लेके, एक डंडा बड़ा सा लेके, जो किसी भी पेड़ से तोड़ा जा सकता है, उसको उसमें बांध के पीछे लटका गया, और वो बाजार में निकल गया। जो भी उसके गांव में 10-5 दुकानें थी कि चूहा ले लो, चूहा ले लो। लोग कुछ हंस रहे थे उस पर, अरे यार क्या बेवकूफ हो गया, चूहा कौन लेगा, वो भी मरा हुआ, क्या मतलब। लेकिन वहीं से हौसला उद्यमी का, वो घूमता चला गया, और 10, 15, 20 मिनट के बाद अचानक एक दुकान से एक दुकानदार उसको आवाज देता है, ए बच्चे इधर आओ, क्या करना है, ये चूहा बेचना है। अरे चूहा बेचना है तो क्या चाहिए तुम्हें इसके बदले में। देखिए, उस दुकानदार ने एक बिल्ली पाल रखी थी, और उस बिल्ली के लिए उसको चूहा चाहिए था, क्योंकि उसने देखा ये तो बिल्ली खा लेगी, ठीक है, मुझे कुछ खरीद के नहीं लाना पड़ेगा। तो बच्चे को, इसको यहाँ रख दो, चूहे को रख दिया, और क्या चाहिए, उसने कहा मुझे आप कुछ चने दे दीजिए। तो उसने उसको जो भी 2 मुट्ठी, 1 मुट्ठी, जो भी समझ लीजिए एक टोकन के रूप में, उसे थोड़े से चने, बहुत चने तो नहीं देगा, थोड़े से चने दे दिए। उन चनों को लेके देखिए, अब उद्यमिता उसकी स्टार्ट होती है। उसने विचार किया कि उसके गांव में बहुत सारे लोग लकड़ी काट के लाते थे, और लकड़ी को बेच के वो अपना जीवन यापन करते थे। जंगल और गांव के बीच में एक जगह थी जहां पे कुछ पेड़ थे, एक कुआं था। अक्सर लोग डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वहां अपनी लकड़ियों को उतार के थोड़ा रेस्ट करते थे, पानी पीते थे, और फिर गांव में आ जाते थे। ये प्रक्रिया गांव के लोग जानते हैं, वो अक्सर जब सरों पे लोग बोझा ढोते हैं तो इस तरह से करते हैं। तो उसने क्या किया, वो जो चने, उसके थोड़े से चने थे,
2 मुट्ठी जो भी थे उनको लेके वहां चला गया और इंतजार करने लगा। जब दोपहर के बाद लोग वहां से लौट रहे थे और वो भूखे प्यासे जो आए थे पानी पीने जा रहे थे, तो उसने उन्हें ऑफर किया कि मेरे पास कुछ चने हैं, आप चाहें तो ये थोड़े थोड़े से चने मैं कुछ लोगों को दे सकता हूँ, 4-6 लोगों को। उन्होंने वो चने ले लिए। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। उसने बदले में कहा कि ठीक है, आप मुझे 1 या 2 लकड़ी इसमें से दे दीजिए जो काट के लाए हैं, और आप एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि वो 5-6 लोग भी अगर थे, सपोज वो चने थोड़े थोड़े से उन्होंने दे दिए, उन्होंने पानी पिया, उनका भी काम हो गया, और उन्होंने 2-2 लकड़ी दी, तो उसके बाद 10-15 लकड़ियां हो गई। और इस तरीके से उसने वो लकड़ियां लाके बाजार में बेची, उससे फिर चने लिए, और शॉर्ट स्टोरी ये है दोस्तों कि धीरे धीरे उसने केवल वहां से एक लकड़ी का व्यापारी बन गया, जिसमें उसने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया। बाद में उसने अपने एरिया के भी कुछ बहुत सारे कार्य किए, और इस तरीके से उसने कुछ ना होते हुए एक एग्जांपल दिया। तो ये मैंने स्टोरी पढ़ी थी साथियों, और मुझे ये बड़ी प्रेरित करती है कि बिना साधन हुए एक कम एज का बच्चा ऐसे उद्यमी हो सकता है। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल आज की तारीख में, तो आप गूगल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप जानते भी हैं बहुत सारे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं साथियों कि उद्यमी होने के लिए विचार महत्वपूर्ण है, डिटर्मिनेशन महत्वपूर्ण है। अब मैं अपनी बात को एंड की तरफ ले जाते हुए आपसे एक चीज और शेयर करना चाहता हूं, और वो ये कि कई बार हमको लगता है कि ये जो हमने पहले पेज पे जो बातें की, कि ये मानसिकता, जुनून, साहस, पक्का इरादा, ये तो लोगों में, कई लोगों में बाई बर्थ ही होती है, सब में नहीं हो सकती। कई बार ऐसी गलतफहमियां भी लोग पैदा करते हैं, क्योंकि मार्केट में सब तरह के विचार चलते हैं। लोग, कई बार ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा कई जगह कि उद्यमी तो पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। साथियों, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि उद्यमी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते, क्योंकि हमें जो है प्रकृति ने, ईश्वर ने, जिस पे भी आप विश्वास करते हैं, उसने संपूर्ण मानव बना के भेजा है। ऐसा नहीं किया गया है आमतौर पे कि किसी को 2 आंख दे दी, किसी को 10 आंख दे दी, किसी को 2 हाथ और किसी को 20 हाथ। हमें फिजिकल मिनिमम एक, अगर मैं उसे कंपेयर करूं डिवाइस से, तो कंप्लीट डिवाइस बना के कुदरत ने भेजा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो चीजें और कोई कर सकता है, एवरेज हजारों लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो ये नहीं है कि बाय बर्थ ही कोई उद्यमी हो सकता है, उद्यमी विचार से हो सकता है। बहुत एग्जांपल है दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे रहे जिन्होंने जॉब किए हैं और जॉब के बाद वो उद्यम में एंटर हुए हैं और उन्होंने बड़े बड़े उद्यम खड़े किए हैं। वो बहुत सारी चीजें आप जान सकते हैं। देयर आर सो मेनी एग्जांपल, हिस्ट्री भरी पड़ी है पूरी दुनिया के अंदर। तो साथियों, ये जो बातें हैं जो दोनों पेज पे हमने कही है, आप एक बार मैं रिपीट करके अपनी बात को क्लोज करूंगा कि वैसा एक मानसिकता, साहस, बड़ा जुनून, दृढ़ संकल्प, दूरदृष्टि, अनुशासन, धैर्य, कठिन परिश्रम और इसी तरह की कुछ और चीजें, प्लस ये जो ज्ञान, जानना, वित्त, बाजार, ग्राहक, ये सब चीजें सीखी जा सकती हैं साथियों, क्योंकि 2 तरह की चीजें होती हैं हमारे पास। एक होता है टैलेंट, जिसको प्रकृति प्रदत्त निपुणता या योग्यता कहते हैं। कुछ चीजों के अंदर आपको उसकी आवश्यकता पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत अच्छा सिंगर बनना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा गला होना जरूरी है। उसके बाद ही आपका अभ्यास और आपकी मेहनत उसमें आपको मदद करेगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें टैलेंट का एक रोल है, नो डाउट एट ऑल। लेकिन एक दूसरी चीज होती है स्किल, जिसको हम कहते हैं, और स्किल भी निपुणता है। देखिए, ऊपर भी निपुणता है, योग्यता है, नीचे भी निपुणता है, योग्यता है, कुशलता है, दक्षता जिसकी आप बात करते हैं। लेकिन ये कहां से आती है? प्रशिक्षण से, अभ्यास से, हिट एंड ट्रायल से, अनुभव से। इन सब के स्वरूप ये स्किल आती है। और हमारा ऐसा मानना है कि जो उद्यमी होना है वो एक स्किल है जो डेवलप की जा सकती है, अपने आप को एजुकेट करके, अपने आप को उस माहौल में रख के, अपनी जिम्मेदारियों को समझ के। अगर ये चीजें हम करेंगे तो निश्चित तौर से हम एक उद्यमी होने से शुरुआत कर सकते हैं, और हम उद्यमी होकर हौसला बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं डैन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो इस स्किल को डेवलप करने में मदद करते हैं। वो हम सब जानते हैं कि हमें टाइम टू टाइम वर्कशॉप और बहुत सारी चीजें यहाँ से मिलती हैं, जानकारी मिलती हैं। वो सब स्टडी हम यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम एजुकेशन के साथ साथ उद्यम की तरफ भी सोचें, आगे बढ़ें। हमारे किसी परिवार के एक व्यक्ति को जरूर जो है, जैसे हम अगर उसको ISPCS डॉक्टर बनाना चाहते हैं, दैट्स वेरी गुड थिंग, बट हम परिवार के किसी व्यक्ति को उद्यमी की तरफ भी उसको सहयोग करें, प्रेरित करें अपने सराउंडिंग में। और इस तरह से हम स्किल डेवलप करके एक बहुत बड़ी समस्या जो पूरे समाज की है, उसको धीरे धीरे हम उसका एक हिस्सा बनते हुए, उसको समाधान की तरफ ले जाते हुए, हम सब लोग मिलकर धीरे धीरे उसको सहयोग कर सकते हैं और उस तरफ जा सकते हैं, जिससे हम एक उन्नत राष्ट्र, सशक्त समाज की जबकि हम बात कर रहे हैं, हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मुझे आपने बहुत धैर्य से सुना साथियों, में सभी साथियों का बहुत तहे दिल से
शुक्रगुजार हूँ, हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और एक बार पुनः डॉक्टर प्रवीण और उनकी टीम को धन्यवाद देने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम सबको मिलकर किया है। साथियों, मैं इसी अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज बहुत ही उम्दा तरीके से संवाद को चलाया है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि 2 लाइन बोलता हूँ सर चंवरिया सर ने जो बोला है उस पर। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती भाई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जिनकी हार होती है उनकी कोशिश ही नहीं होती। तो साथियों, हमारा जो कारवां है, 10 का जो कारवां है, शिक्षा, उद्यम और धम का है। इस शिक्षा और उद्यम धम के कारवां को हम जन जन तक पहुंचाने के लिए आगे आए, इस संगठन को मजबूत करें, तो शायद हमारी वो कोशिश जो हम बेहतर समाज, उन्नत राष्ट्र और श्रेष्ठ व्यक्तित्व का जो सपना लेकर चलते हैं वो पूरा हो सकता है। साथियों, हमने पिछले रविवार 4 साथियों दीप आईएएस कोचिंग के 4 साथियों को चुना था जो अपनी बात रखेंगे। दीपक जी जिन्होंने अपनी बात रखी, स्वाति बागड़े जी उन्होंने अपनी बात रखी और बाबा साहब के बारे में बहुत ही विस्तार से संक्षिप्त रूप में उन्होंने हमें बहुत कुछ समझा दिया है। बाबा साहब के ऐसे दीपक जी, स्वाति जी ने ऐसे मतलब इस तरह समझाया कि जिन चीजों के बारे में शायद हम लोगों को नहीं पता था, वहां तक हमें वो समझाया है। 2 साथी भारती जी और प्रियंका जी हमारे बीच में अभी और हैं। उनको सुनने के लिए साथियों हमारे पास समय इस बार नहीं है, क्योंकि समय सीमित होता है, सभी को की बात सुनना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा ये अपनी और स्टडी के साथ में अगले रविवार के लिए तैयार रहें। और मैं दीप आईएएस कोचिंग के 2 साथियों से और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले रविवार बाबा साहब या डैन परिवार के कारवां या संगठन के कारवां को कोई स्टडी करके आए और अपनी बात रखे, तो अपने 2 नाम रखें यहाँ पे, कोई भी साथी स्वयं नाम दें साथियों, क्योंकि कारवां आपका है, संगठन आपका है, इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो आपको अपने परिवार को बढ़ाने के लिए स्वयं आगे बढ़ाना पड़ेगा। कोई भी साथी अपना नाम दें। डॉक्टर राजकुमार। डॉक्टर राजकुमार जी, बिल्कुल डॉक्टर राजकुमार जी को सुनना डैन परिवार बिल्कुल चाहता है। उससे पहले मैं साथियों ये बोलना चाहूंगा कि कोई भी स्टूडेंट जो दीप आईएएस कोचिंग का स्टूडेंट है वो भी आगे आए और अपनी बात रखने के लिए अगले रविवार अपनी बात रखने के लिए अपना नाम रिकमेंड करें। उमेश कुमार सर। उमेश जी, बिल्कुल उमेश जी। तो हमारे साथ 2 साथी आ चुके हैं, डॉक्टर राजकुमार जी और उमेश जी। हम इनको अगले रविवार जरूर सुनेंगे साथियों। हमारा समय समापन की तरफ जा रहा है। उससे पहले साथियों मैं आज जो हमारे बीच में काफी दिन के बाद में डॉक्टर प्रवीण कुमार सर, शायद जब सशक्तिकरण संवाद शुरू हुआ है तब से आज पहला दिन है साथियों। डैन परिवार के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण कुमार सर हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, अपने ऑफिशियल वर्क की वजह से। सर बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, तो सर के लिए हम सभी को बिल्कुल साधुवाद होना चाहिए साथियों। और हमें इस बात के लिए कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, बाबा साहब और अपने महापुरुषों की विचारधारा को जान सकते हैं और एक उन्नत राष्ट्र मतलब और बेहतर समाज का निर्माण हम यहाँ पे कर सकते हैं। इस बात के लिए हमें डॉक्टर प्रवीण कुमार सर का धन्यवाद करना चाहिए। साथियों, आज के समापन से पहले मैं डैन परिवार के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण कुमार जी की मिसेस श्री सरिता जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैडम आज के संवाद में सर नहीं है, तो आप आज के संवाद पर अपनी बात रखें। जी डॉक्टर राजकुमार जी प्लीज आप म्यूट हो जाएं। डॉक्टर राजकुमार जी प्लीज म्यूट हो जाएं। श्रीमती सरिता जी प्लीज, मैम सरिता जी। भीम सिंह जी, एक्चुअली मैं
होती तो हर एक मीटिंग में हूँ, लेकिन शायद आज मैंने अपने बारे में बताया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही स्पेशल मुझे अटेंडेंस दी जा रही है इसमें, तो ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, कई लोगों ने मेरा नाम भी लिया कि मैम है, तो मुझे मतलब नॉर्मली आप लें। और हाँ, ये जरूर है कि इस आज के जो संवाद के लिए जो आप मुझे बोल रहे हैं कि हाँ मैं बताऊं, ये यहाँ तक ठीक है, लेकिन मैंने देखा स्टार्टिंग में 2 लोगों ने भी स्पेशल मुझे बोला कि सरिता मैम है, हमें अच्छा लगा, तो ये थोड़ा सा मुझे और लगा। मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ और हमेशा मीटिंग अटेंड करती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। और आज का जो बताया सर ने, ये काफी अच्छा लगा मुझे और काफी कुछ सीखने को भी मिला। एक्चुअली हम लोग का इतना बिजी शेड्यूल है कि मुझे लगता है कि हम लोग ये धर्म की जो बातें होती है, बिजनेस की जो बातें होती हैं, नॉर्मली इनमें हम सोचते तक नहीं है। अब ये जो प्रवीण ने करा है और हम सब जो इसमें एक्चुअली मैं ज्यादा अच्छा बोल नहीं पाती हूँ मुझे खुद तो जी ये है कि हाँ, तो ये मतलब बहुत अच्छा है कुल मिला के। और बाकी मुझे ज्यादा शब्द नहीं मिल रहे हैं बोलने के लिए, क्योंकि मैं मतलब बोल नहीं पाती हूँ तो बस मुझे यही कहना है कि हम लोगों को इस मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना चाहिए ताकि हम लोग ज्वाइन करें। और जब शायद मैंने भी ये मीटिंग ज्वाइन करी थी और आज मैं भी अपने आप में बहुत चेंज देखती हूँ, और आई थिंक सब देखते होंगे। तो मुझे ये लगता है कि हाँ, हमें इस जो भी कारवा है ये वाला, इसको हमें बढ़ाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें हमें ऐड करना चाहिए, ताकि ये जो सोच है ये हमारे तक ही सीमित ना रहे। तो यही बस मुझे कहना है जी धन्यवाद मैम। बिल्कुल हाँ, अत्य दीपो भाव का मार्ग पर चलते हुए साथियों, हमें अपने आप को आप बदलना है, अपने महापुरुषों को जानना है। जी स्वाति जी कुछ बोलना चाहते हैं? स्वाति बागड़े जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, जैसा कि हमारे जैसे मैम बोल रही है, सरिता मैम, कि मैं पहले भी प्रेजेंट रह चुकी हूँ, लेकिन अभी तक अपने को पता नहीं था सर। लेकिन एक सक्सेस पर्सन के पीछे एक महिला का हाथ होता है, उसी तरह सर के सक्सेस के पीछे सरिता मैम का भी हाथ है उतना। तो हमारे लिए दोनों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, इसलिए मैम। और ठीक है, एक्चुअली मैं प्रवीण के साथ ही रहती हूँ नॉर्मली, तो उसमें आप लोगों को शायद नहीं पता चलता, लेकिन अभी प्रवीण है नहीं, तो इसीलिए मैंने अब ज्वाइन करती हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने ज्वाइन करा था, लेकिन हाँ आज थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में ही ज्वाइन करा, नहीं तो नॉर्मल मैं 8:10 पे या 8:15 पे ज्वाइन करती हूँ, जब आप सबका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। और आज जैसे ही मैंने ज्वाइन करा भीम सिंह जी ने मेरा नाम बोला, तो मुझे बताना पड़ा। बस हो सकता है ये 2 बार से ये एक इशू वो हो सकता है, अदरवाइज मीटिंग में मैं रहती हूँ प्रवीण के साथ हमेशा। लास्ट टाइम भी शायद आप ही ने बोला था या संगीता जी ने बोला था कि हम सबको अपनी वाइफ को या फैमिली को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। वो बात बिल्कुल ठीक है। जब भी मैं सोच रही थी कि ये बात ठीक है, हम सब भीम सिंह जी की भी वाइफ रहती हैं, मैं भी रहती हूँ, और भी लोग हैं जिनके साथ उनकी फैमिली रहती है, और मतलब जिनकी नहीं भी रहती, हम सबको शायद आधा 1 घंटा निकालना चाहिए इसके लिए। बहुत जरूरी है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है इससे। जी बिल्कुल पूरा परिवार डॉक्टर प्रवीण कुमार सर मैम और सभी साथियों का कृतज्ञ है। साथियों धन्यवाद सभी साथियों का। मैं अब आज के संवाद के समापन के लिए आज के अध्यक्ष महोदय श्री MC चवैया सर से इजाजत लेना चाहूंगा। साथियों आप सभी की तरफ से सर, क्या आज के संवाद को यहीं समाप्त कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल भीम सिंह जी, समय भी हो गया है और हमें समय का हम हमेशा ध्यान रखते हैं, ये एक अच्छी बात है। सभी साथियों का धन्यवाद पुनः, और हम समाप्त कर सकते हैं। जी थैंक यू सर। धन्यवाद सर। साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम सर। जय भीम नमो बुद्धाय जी। जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय साथियों सभी को। जय भीम, नमो बुद्धाय आप सभी को। हैव ए ग्रेट डे। आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। धन्यवाद। थैंक यू।